नाज़रीन, मुज़ाकरात की मेज़ से सीधे जंग के मैदान चलते हैं और देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। नाज़रीन, जंग का आज 10वां रोज़ है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, कैसरिया और दीगर इसराइली शहर ईरानी मिसाइल हमलों से गूंज रहे हैं। 5 परतों वाले इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाले ईरानी मिसाइल दुनिया भर के डिफेंस माहिरीन को हैरान कर रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार इन मिसाइल्स को ईरान इसराइल जंग में एक बड़े फ़र्क के तौर पर देख रहे हैं। ईरान के पास 6000 किलोमीटर से 17000 किलोमीटर तक की रफ्तार वाले 9 मुख्तलिफ क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने सिज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया, जिसने सिर्फ 7 मिनट में 2000 किलोमीटर का फासला तय करके अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सिज्जील मिसाइल 17000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि मिसाइल खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर और हाज कासिम 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान इस वक्त 50 से ज़्यादा इकसाम के रॉकेट, बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है, जिनमें से कुछ रूस यूक्रेन जंग, हौसी बागियों की कार्रवाइयों और हमास के ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान का ये गैर मामूली मिसाइल प्रोग्राम अपने अरूज तक कैसे पहुंचा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसराइल ईरान जंग को आज 10वां रोज़ है, हमलों में शिद्दत आ रही है। पहले तो आप ये बताइएगा कि जंगी एतबार से आप अब तक किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब आप कंपैरिजन करते हैं दो ममालिक का, तो उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट की बात नहीं करते, चाहे वो ज़मीनी फ़ौज हो, चाहे हवाई फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो। आप उन दोनों ममालिक का कि जो कंप्लीट जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की वो एक एक्सरसाइज है। लेकिन क्विकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें कि उन कुछ चीज़ों में आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मौजूदा हालात में ईरान का जो पलड़ा है वो कुछ भारी नज़र आ रहा है, और वो इसलिए कि इजराइल के जो डिफेंसिव एशेलॉन्स थे, जिसमें आयरन डोम सिस्टम शामिल है, बराक सिस्टम शामिल है, अमेरिका का THAAD सिस्टम शामिल है और डेविड्स ने, ये 4 उसके कंसेंट्रिक एयर डिफेंस के रिंग्स बने हुए हैं, और वो शॉर्ट रेंज और लो हाइट से लेके वेरी लॉन्ग रेंज और हाइट तक, बड़ी हाइट तक जाते हैं। लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, अगर उसके ऊपर शिद्दत से बहुत सारे मिसाइल एक ही टाइम पे फायर किया जाए तो वो सैचुरेट हो जाता है। वैसे भी इजराइल ने ये कहा है, खुद ही कहा है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90% के करीब जो है उसकी कामयाबी की रेशो है अगेंस्ट मिसाइल अटैक। आपने जो इंट्रो में कहा है, उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जाहिर बात है कि वो इतने तेज रफ्तारी से वो उड़ता है कि वो मिसाइल्स के रेडार्स अगर उसको डिटेक्ट कर भी लें तो उसके खिलाफ इन टाइम वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लिहाजा आपने देखा है कि ईरान के कई जो लेटेस्ट मिसाइल है, ज़्यादा तादाद में वो इजराइल के ऊपर गिरे हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान है। और उसका जो ज़ख़ीरा है एंटी मिसाइल डिफेंस का, जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, जिसमें बहुत सारे जो है ख़ास तौर पर एरो 2, एरो 3 मिसाइल शामिल है, तो वो चूँकि मेरे ख्याल में शायद कुछ कम हो गया है। लिहाजा आप ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अभी जो काउंटर ऑफेंसिव में मिसाइल जा रहे हैं वो इफेक्टिव जा रहे हैं, अपने टारगेट को वो हिट कर रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी वजह से शायद इस लड़ाई में कोई पॉज आ जाए ताकि ईरान को, इजराइल को रिप्लेनिशमेंट मिल जाए। इसके अलावा देखिए, आपने देखना है कि अफरादी कुव्वत के हिसाब से ईरान बहुत बड़ा है, और ईरान की जो बर्री फौज है
वो इजराइल से कई गुना बड़ी है, उसकी बहरी फौज जो है वो कई गुना उससे बड़ी है। ईरान के कुदरती वसाइल वो इजराइल से बहुत बड़े हैं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, की आबादी बहुत ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 गुना आबादी है उसकी। लेकिन जो दिफाई अखराजात हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं कि इजराइल के ज़्यादा हुए हैं। वो इसलिए कि जब गाजा में उसने जंग शुरू की थी तो वो उसकी एक मजबूरी थी। तकरीबन $50 बिलियन जो है वो इस जंग के ऊपर अभी खर्च कर रहा है। और ईरान जो है वो तकरीबन $43 बिलियन खर्च कर रहा है। तो अभी देखना होगा कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर अगर जल्दी हो जाए तो दोनों ममालिक के बल्कि खित्ते के लिए बहुत ही ये मुनासिब होगा। और अगर ये जंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको पता है कि ईरान को उसमें बहुत महारत है। वो इराक के खिलाफ जो है 8 साल जंग लड़ चुका है। और ये भी हमें मालूम है कि ईरान एक पर्शियन एम्पायर की उसकी एक ट्रेडिशन है, एक हेरिटेज है। तो उस लिहाज से शायद वो अगर लंबी जंग होती है जो कि मेरे ख्याल में कोई नहीं चाहता, तो उसमें शायद ईरान का पल्ला जो है वो ज़्यादा भारी होगा। अच्छा सर, अभी जो जंग की सूरत हाल रही है, शायद जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और सिजील मिसाइल हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा हैरान किया है। इसराइल या अमेरिका या बाकी ममालिक जो हैं उनका फोकस ज़्यादा इसराइल के एटॉमिक प्रोग्राम पर था। गालिबन उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसराइल ईरान के पास इतने बड़े मिसाइल सिस्टम भी है। देखिए, जो 3-4 साल पहले उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट शामिल हुए हैं और उन्होंने एस्टिमेट ये किया था कि ईरान के पास 2 या 3 हज़ार के करीब टोटल मिसाइल है। अच्छा। जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल ज़्यादा है और जो लॉन्ग रेंज या जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कम तादाद में है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट तादाद जो है वो अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जिस रेट से ईरान उसको फायर करता जा रहा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो कुछ हफ्तों की बात है। और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इजराइल के पास जो है जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो अभी शॉर्ट पड़ रहे हैं और उसको सेलेक्टिवली उसको इस्तेमाल करना होगा। तो इसी तरह पे ईरान को भी ये मिसाइल जो है अपने टारगेट्स के लिए सेलेक्टिवली इस्तेमाल करना होगा, खुसूसन इसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो है कंस्ट्रेंट आती है तो शायद ये दोनों ममालिक के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा और शायद दोनों इस बात पर राजी हो जाए कि सीज फायर करें और दोबारा जो है वो डायलॉग शुरू करें। अच्छा, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का एक बयान मैं देख रही थी कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना जो ऑफिस है वो नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी हुकूमत को गालिबन लंबा करना चाहते हैं, इसलिए वो इस जंग को लंबा करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने नसीहत की। उन्हें अगर ये बात की समझ आ रही है तो क्या जो इतने बड़े बड़े ओहदेदार अमेरिका के हैं या डोनाल्ड ट्रंप हैं या अमेरिकन सेनेट जो है, क्या उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए कि देखिए अफगानिस्तान एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क था ईरान के मुकाबले। तो वहाँ पे जब नाटो आईएसएफ ने कब्जा किया तो कब्जा तो बड़ी आसानी से किया, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ फंस गए और 22 साल वहाँ पे लड़ते रहे और इवेंचुअली उन्हें पुल आउट करना पड़ा। तकरीबन $3 ट्रिलियन उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ईरान तो बहुत ही एक ताकतवर मुल्क है उसके मुकाबले में। अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान के साथ लड़ाई में शामिल होता है तो मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा, खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जो है उनके मैनिफेस्टो में ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कि वो फॉरेन वॉर्स में तो उन्होंने उसको टर्म किया था नेवर एंडिंग वॉर, वो उसमें कभी भी शामिल नहीं होंगे। और उसी के बेस के ऊपर ये जो मेक अमेरिका ग्रेट
का नारा उन्होंने लगाया है, तो एक बहुत बड़ी वोटर्स की तादाद है जो समझते हैं कि अमेरिका को इनवर्ड लुकिंग होनी चाहिए और उसको अपने पैसे बाहर के जंगों में खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि हॉक्स है अमेरिका में, खुसूसन जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं, वो शायद इस बात पे उनको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। सही। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अमेरिका अगर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखता है और हिस्ट्री को देखता है, तो वो शायद ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब तक की जंग में ईरान ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया है और इसराइल को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल होता है तो ये ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए भी यकीनन काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होगी।